हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पढ़ो पढ़ाओ में फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 का इतिहास पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1। हमने पिछले कक्षाओं में ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, भूगोल को कंप्लीट किया है। आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही श्रृंखला ये बताई थी कि हम लोग क्लास 6 का सारा एसएसटी का सब्जेक्ट कवर करेंगे, फिर 7 में जाएंगे, फिर 8 9 10 इस तरह करके कवर करेंगे। तो श्रृंखला में हमने भूगोल को कंप्लीट किया है और अब इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है इतिहास का, क्या, कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इतिहास हम पढ़े क्यों, क्या हम इससे जान सकते हैं। तो इतिहास को अगर हम तोड़े, इतिहास शब्द को तोड़े तो इति जोड़ हास मने अतीत की जो कहानियां हैं, अतीत जो बीते हुए समय की जो कहानियां हैं, बीते हुए समय की घटनाएं हैं, उसकी जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। इतिहास यही चीज है। इसके अलावा हम पिछले अतीत में ये झांक कर देख सकते हैं, इतिहास जानकर, कि पिछले समय में अतीत में हुआ क्या था, लोग कैसे रहते थे, कैसे उनका जीवन यापन होता था, क्या खाते थे, टाइम पास जैसे आजकल हम लोग टाइम पास करते हैं मोबाइल से, कंप्यूटर, टीवी, ये सब में समय बिताते हैं। कुछ स्पोर्ट्स भी हम खेलते हैं कभी, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम मोबाइल पे बिताते हैं। तो पुराने समय में ये जब नहीं हुआ करते थे, अखबार से भी पहले का समय, जब ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, तब लोग समय कैसे बिताते थे, कैसे उनका जीवन यापन होता था, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ये सारी चीजों की जानकारी हमें इतिहास देता है। इतिहास का पता करके ही हम वर्तमान और भविष्य को सुधार सकते हैं। वर्तमान और भविष्य को सुधारने के लिए हमें इतिहास को संवारना जरूरी होता है, या इतिहास से शिक्षा लेना हमें बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है, इतिहास को समझना जरूरी है। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, पशुपालन, व्यापारी, ये सब हम सीख सकते हैं, इतिहास जान सकते हैं इतिहास को जानकर। सबसे पहले लोगों का जो रहने का एरिया स्टार्ट हुआ, वो नर्मदा नदी। इतिहास की एनसीईआरटी बुक में पहले बताया गया है कि नर्मदा नदी है कहाँ पर, ये बताओ। तो हम मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं कि नर्मदा नदी जो है भारत के कर्क रेखा के थोड़ा नीचे से बहती है। यहाँ पर हम एक फिगर के अनुसार हम समझ सकते हैं, फिगर से हम ऐसे समझेंगे, ब्लैक, ओके। नर्मदा नदी जैसे ये हमारा भारत है, यहाँ पे हमारा श्रीलंका है, इस भाग में इसे जोड़ती है। ये हमारा एरिया हुआ। तो दोस्तों, जैसे हम समझते हैं कि नर्मदा नदी जो है वो भारत के इस भाग में नीचे का एरिया है, यहाँ श्रीलंका है, और ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो इसके यहाँ से इधर का एरिया जाता है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है भारत के बीचों बीच से। तो इस नदी यहाँ पर जो है, यहाँ पे लोकेटेड है नर्मदा नदी, इस जगह पर है नर्मदा नदी लोकेटेड है, यहाँ पर इस जगह पे नर्मदा नदी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर लोग निवास करते थे। तो नर्मदा नदी ही क्यों चुनी गई, नदी के किनारे ही क्यों निवास करते थे? नदी के किनारे निवास करने का जो मुख्य कारण था, इसके बारे में हमने ज्योग्राफी में भी चर्चा की थी कि नदी के तट जो होते हैं,
नदी के जो तट होते हैं वो ज्यादा उपजाऊ होते हैं। नदी के तटों पर रहना कुशल संग्राहक जो होते हैं भोजन के लिए फल जड़ें जंगलों के अन्य उत्पादों को इकट्ठा करते हैं लोग, वे शिकार भी करते हैं। तो नर्मदा नदी के तट पर ये सभी चीजें उपलब्ध थी। क्यों? क्योंकि पहले बात तो वहां पर खेती या कुछ उपजना, कुछ उगना, पेड़ पौधे की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है नदी के किनारे। नदी से पीने का योग्य जल भी स्रोत में मिल जाता है हमें, पीने योग्य जल। उसके अलावा आसपास वहां पर पानी देखकर शिकार भी, यानी कि जानवर भी आते हैं। तो पहले के लोग शिकार किया करते थे, भोजन के लिए फल जड़ जंगलों से ही अपना भोजन इकट्ठा करते थे। क्योंकि उस समय के लोग जो थे कुशल संग्राहक थे, जमा करते थे और वो लोग जानते थे कि कौन सा फल खाने योग्य है, नहीं है, जंगल का कौन सा उत्पाद हमारे लिए जरूरी है जो हमारे काम आएगा और किन चीजों को हम छोड़ सकते हैं, उसकी जानकारी जो है वो नर्मदा नदी के तट पर जो लोग रहते थे, वहां पर निवास करने वाले आरंभिक लोगों को अच्छे से पता थी। तो इसीलिए सबसे पहले नर्मदा नदी पर लोग निवास करना शुरू किए। यहाँ से हम लोग को पहले यह जानकारी मिलता है। यहाँ पर लोग शिकार भी करते थे और अनेक तरह की गतिविधियां होती थी। अब हम लोग जानते हैं कि उत्तर पश्चिम में, भारत के ही उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं। तो इसके बारे में हम क्या जानेंगे कि ऐसे भी कुछ स्थान थे जहां पर लगभग 8000 साल पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले कुछ फसलों को उगाना शुरू किया था। वो क्या फसल थे? वो थे गेहूं और जौ। वो था गेहूं और जौ। उन लोगों ने पहले पालतू भी बनाया कुछ जानवरों को। कौन से जानवर थे जिनको पहले बार पालतू बनाया गया? तो वो थे भेड़, गाय, बैल और बकरी। ये लोग गांव में रहते थे भारत के उत्तर। इस तरह के लोग जो थे पहले 8000 साल पहले स्त्री पुरुष ने गेहूं और जौ की फसलों को उगाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कुछ जानवरों को पालतू बनाया जिसका नाम था भेड़, गाय, बैल और बकरी। इस तरह के जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया। क्यों? क्योंकि इनको पालकर उन्हें क्या मिलता था? दूध मिलता था। गाय बैल से अच्छा खासा दूध मिल जाता, खेती के लिए बैलों का इस्तेमाल होता था। तो ये सभी चीज से, भेड़ से ऊन मिल जाता था, ये सब चीज वो जानते थे। इसके अलावा गारो और विंध्य की पहाड़ियों के बारे में बताता है कि पता लगाओ यहाँ क्या होता था। तो गारो और विंध्य की जो पहाड़ियां थी, ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले इन्हीं पहाड़ियों में चावल उपजाया गया था। सबसे पहले इन पहाड़ियों में चावल उपजाया गया था, पहाड़ी एरिया था, चावल उपजाया गया था। उसके बाद सिंधु और इसकी सहायक नदियां। सिंधु और सहायक नदियां खास इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहले शुरुआती नगर जो थे लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के तट पर शुरुआती नगर बसे थे। शुरुआती नगर बसे थे। गंगा और इसकी विभिन्न सहायक नदी तथा समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में नगरों का विकास जो है लगभग 2500 साल पहले हुआ। लेकिन सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे शुरुआती नगर 47 माने 4700 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 2500 साल पहले नगरों का विकास हुआ था। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं मगध किंगडम के बारे में, कुछ मगध राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो मगध का जो राज्य है, मगध का जो राज्य हुआ उसका नाम ही मगध जो है पुराने समय में गंगा के दक्षिणी भाग में फैली थी सोन नदी, उसके आसपास का क्षेत्र जो कि आज का बिहार का क्षेत्र है। गंगा के दक्षिण में जो सहायक नदी थी सोन नदी, जो गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, जो कि आज बिहार में है। तो सोन नदी के आसपास का जो एरिया था उसको मगध नाम दिया गया। ये मगध एरिया है। मगध नाम इस साम्राज्य का, उस जगह का नाम मगध पड़ा। इसके शासक जो थे बहुत शक्तिशाली थे, विशाल साम्राज्य की स्थापना कर रखी थी और दूसरे हिस्से में भी अनेक साम्राज्य की स्थापना करने के लिए वो लोग सशक्त थे। क्योंकि मगध के इतिहास के बारे में हम
पढ़ेंगे अभी आगे जाकर। मगध का इतिहास बड़ा ही सशक्त था। कई राजा महाराजा जिनका इतिहास हम पढ़ते हैं वो मगध से ही निकले हैं। मगध के बारे में और भी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है कि लोग जो है सफर करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो यात्रा के दौरान क्या उन्हें नया मिलता था, क्या खास होता था, लोग कैसे यात्राएं करते थे। तो लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप का एक हिस्सा से दूसरे से कठिन कठिन जटिल रास्तों का सफर किया पुराने समय में, और वो भी पैदल यात्रा। कभी लोग काम की तलाश में जाते थे तो कभी प्राकृतिक आपदा से भागते थे कि यहाँ आपदा आ गया तो चलो वहां। कभी धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा सलाह दिया करते थे। उस समय धार्मिक गुरु भी होते थे, शिक्षा भी होती थी, सलाहें भी होती थी, एक गांव से दूसरे गांव भी जाते थे। कुछ लोग नए रोचक खोज के लिए भी जाते थे। इस तरह से लोग इधर से उधर आना जाना, यात्राएं, सफर करते थे लोग। इस आने जाने में और सफर करने में, यात्राएं करने में क्या हुआ कि एक जगह की संस्कृति दूसरे जगह में मिली, यहाँ का जो रहन सहन है वो दूसरे जगह में, यहाँ का संगीत, यहाँ की समृद्धि, यहाँ की खेलकूद, यहाँ की भाषाएं दूसरे जगह में, दूसरों की संस्कृति परंपरा इस जगह में आदान प्रदान हुआ। तो यात्राएं लोग करते थे शुरू से, आज भी करते हैं। तो इस दौरान ऐसा होता है। अब हमारे देश का नाम जो है इंडिया, इंडिया जो पड़ा, इंडिया ये कैसे शब्द पड़ा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी ये चर्चा का विषय हमारे यहाँ बना था कि भारत एक ऐसा देश है जिसका दो दो नाम है, इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत। तो कहा गया कि भारत का नाम सिर्फ एक ही होगा, हिंदी में भी भारत और इंग्लिश में भी भारत। तो ये इंडिया शब्द निकला कहाँ से, इंडिया का उद्भव कहाँ से हुआ, आज हम ये इतिहास को पढ़ के जानेंगे। सबसे पहले इंडिया या भारत जैसे विभिन्न नामों का उपयोग हम आज करते हैं। ये इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है। ये इंडिया शब्द जो है इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते थे। संस्कृत में सिंधु कहते थे। तो लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस कहा या इंदोस कहा, क्योंकि उनका उच्चारण थोड़ा हमसे अलग था, शुद्ध हिंदी नहीं थी उनकी। तो उनका उच्चारण उनके लहजे में था कि सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा। इस नदी सिंधु नदी के जो पूर्व में स्थित क्षेत्र था उसका नाम रख दिया इंडिया। और हमारे यहाँ भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक विशेष समूह के लिए होता था, भरत। और इंडिया वहां से मिला, भरत जो था उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक विशेष समूह का नाम था। तो ऋग्वेद में इसकी, हमारी जो वेद है, तो हमारी जो सबसे पुरानी वेद है उसमें व्याख्या मिलती है कि भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और इंडिया शब्द कहाँ से, ईरानी और यूनानी जो थे वहां से इंडस से इंडिया कहने लगे, हिंदोस, इंदोस, इंडिया, ऐसे करके ईरानी और यूनानी ने यहाँ का नाम दिया। अच्छा, अब आते हैं भारत। तो भारत शब्द जो है हमारे प्राचीन ऋग्वेद से मिला, जिसे अभी हमने पढ़ा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं। तो अतीत के बारे में जानने का अच्छा स्तोत्र है हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, अभिलेख, इनस्क्रिप्ट, पुरातत्व अवशेष, आर्कियोलॉजिकल फाइंड, यानी कि खुदाई के दौरान या कहीं रखे हुए, कहीं मिल गए। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो पांडुलिपि होती थी उससे एक होता था। तो मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या था पहले ये जाने। या पांडुलिपि हाथ से लिखी पुस्तकें, जिसको लैटिन शब्द मेनू से निकाला है। लैटिन का एक शब्द है लैटिन का जिसमें मैन्यूस्क्रिप्ट का को कहते थे मेनू, जिसका अर्थ होता था हाथ से। ये पांडुलिपियां ताड़पत्र
अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम के पेड़ की छाल से विशेष तरीके से बनाए गए थे। विशेष तरीका का जो भोजपत्र था उस पर लिखा गया था। हाथ से लिखी पुस्तकें थी। ताड़पत्र या भुर्ज पेड़ की छाल पर लिखा जाता था, जो कि खास हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम के पेड़ की छाल से विशेष तरीके से बनाए गए भोजपत्र पर मिलती थी। तो आज के लिए हम आज ने पांडुलिपि पढ़ा, कल हम अभिलेख पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो हमने पढ़ा पांडुलिपि के बारे में। अच्छा, पांडुलिपि जो थी बहुत पुरानी होती है पांडुलिपियां। इनमें से कुछ को तो कीड़ों ने खा गया, कुछ नष्ट कर दी गई। बहुत सारे आक्रमणकारी यहाँ पर भारत में आए गए, उस दौरान नष्ट भी बहुत सारे हो गए। फिर भी ऐसी अनेक पांडुलिपियां आज भी मिलती है, जिसमें जो मंदिरों बिहारों में रखी है, कुछ मिलती है जिसको पढ़ने से हमें राजाओं के जीवन, धार्मिक मान्यता, व्यवहार, औषधि विज्ञान, ये सब के बारे में पता चलता है। इनके अलावा महाकाव्य, कविताएं, नाटक में भी ये सब कुछ इसके बारे में दिया गया है। इस पांडुलिपि की भाषा जो थी ये संस्कृत में थे, बहुत सारी भाषाएं संस्कृत में, परंतु कुछ को प्राकृत और तमिल भाषा में भी रचे गए। और प्राकृत भाषा जो थी उस समय की आम भाषा हुआ करती थी। जैसे आज हमारी भारत की आम भाषा हिंदी है, तो उस समय की प्राकृत भाषा लोगों में आम हुआ करती थी। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं अभिलेख के बारे में। तो अभिलेख जो था, पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेख जो था उसे अभिलेख कहते थे। माने ऐसे लेख पत्थर और कठोर धातु पर खोद करके, खुद छोटे छोटे मैंने हल्का हल्का खुदाई करके लिखा जाता था। कभी कभी शासक अथवा दूसरे लोग अपने आदेश, विचारों को उस पर उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग इसको आसानी से देख सके, उसका पालन कर सके। राजा रानी लोग जो है इस पर लिखवाया करते थे। स्त्री पुरुष ने भी अपने विभिन्न कार्यों के विवरण, रानियों सहित कुछ राजाओं ने कहीं पे जीत हासिल किया, कोई युद्ध में जीत गए, तो उससे खुदाई करके उत्कीर्ण करके लिखवाया करते थे, लेखा जोखा अपना रखा करते थे। इस तरह से अभिलेख इसे कहते हैं। इसके बाद आता है पुरातात्विक अवशेष। पुरातात्विक अवशेष होता है कि उस समय के लोग क्या क्या चीज यूज किया करते थे जो कि छोड़ गए, और उसको खुदाई के बाद जब हमें मिला। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति, मैंने ऐसे इसके अलावा अतीत में कुछ ऐसी वस्तुएं जो लोग यूज करके छोड़ चुके हैं, और जब हम लोग उसको खुदाई किए हैं, जैसे कि वहां का पत्थर, ईंट, इमारत के अवशेष, चित्र, मूर्ति, आभूषण, औजार, बर्तन, हथियार, सिक्का, ये सब जब छानबीन खुदाई हुई तो ये सब चीज हमें मिला। तो ये सब जब मिलता है तब हम लोग जानते हैं कि इन सब चीजों को पुरातात्विक अवशेष बोलते हैं। अवशेष इसलिए क्योंकि यूज करके वो लोग छोड़ चुके हैं। ये कठोर तत्व होते थे, जल्दी नष्ट नहीं होते थे, इसलिए ये दबे दबे हम लोग को मिल गए। इसके बाद ये पुरातत्वविद मछलियां, जानवर और चिड़ियों की हड्डियों से भी ढूंढते थे। इन पुरातत्वविद जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो लोग खुदाई करते हैं, जानकारी इन सब का हासिल करते हैं। तो पुराने समय में जानवर, चिड़ियों की हड्डियां भी मिलती थी, मछलियों की हड्डियां भी, वो सब चीज भी रखकर वो लोग जानते थे कि पहले का क्या था, कैसे लोग जीवन यापन करते थे, वो जानने का कोशिश करते हैं। पेड़ पौधे और वनस्पति के अवशेष बहुत ही मुश्किल से पाते थे। अन्नदान अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे। जले हुए रूप में वो सुरक्षित कभी रह जाते थे, कभी ना भी रहते थे। तो इस तरह से चीजें हमें मिलती थी। अब इतिहासकार, स्रोत और अतीत, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इतिहास में क्या सोर्स हुआ करता था,
हिस्टोरियन सोर्सेस क्या था वो सब के बारे में पढ़ते हैं। इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं, वे पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व से मिली जानकारी को स्तोत्र कहते हैं, सोर्स कहते हैं। हमें जिस स्तोत्र से वो जानकारी मिल रही है, कहाँ से वो जानकारी मिल रही, पांडुलिपि, पुरातत्व या अभिलेख, ये सब से जो जानकारी मिल रही है उसको स्तोत्र कहते हैं। जैसे कि न्यूज। तो दोस्तों हमने सोर्स के बारे में पढ़ा, अब हम जानते हैं कि किताबों के शीर्षक में अतीत सब होता है, क्योंकि किसान, राजाओं, व्यापारियों, शिल्पकारियों सभी का जीवन एक दूसरे से अलग अलग हुआ करता था। तो अतीत एक या अनेक, एक अतीत अनेक, पास्ट के रूप में इसका प्रयोग होता था। अब आगे जानते हैं तिथियों का क्या मतलब था। पुराने समय में तिथि, जब अंकों का आविष्कार नहीं हुआ था तो तिथि की जानकारी कैसे मिलती थी। अंक का आविष्कार नहीं हुआ तो कैलेंडर नहीं बने, कैलेंडर नहीं बने तो तिथि जो है उसको अंकित नहीं किया गया। तो जब अंकित नहीं किया गया तो इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। तो तिथियों की जानकारी जो है ये जानने के लिए हम पूर्व, बीसी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला आता है, पहला गणना होती है ईसा मसीह के जन्म की तिथि से, बिफोर क्राइस्ट। सबसे पहले आता है एक शब्द बीसी, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व माने ईसा के जन्म से पहले, उसे बीसी कहते हैं। अब ईसा का ही, ईसा मसीह के बारे में ही क्यों लिया गया, हम और किसी धार्मिक गुरु के बारे में क्यों नहीं कहते हैं। तो इसका भी कारण था कि उस समय जो थे सबसे ज्यादा दबदबा यूरोप का बना हुआ था, और इस कारण से, इस यूरोपियों का दबदबा ज्यादा होने की वजह से ईसा मसीह, जो ईसा का जो था नाम से बना। लेकिन आगे चलकर यही नॉर्मलाइज भी हुआ और कॉमन एरा भी आया। तो सबसे पहले बीसी के बारे में जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म को बीच का तिथि माना और उससे पहले हुई घटनाओं को कहा गया बिफोर क्राइस्ट। जब अंक बने ही नहीं, कैलेंडर तैयार ही नहीं हुआ तो जानेंगे कैसे, तो इसीलिए हम लोग उसको कह दिए बिफोर क्राइस्ट, उस समय, उसके पहले की घटना को। उसके बाद आता है एक शब्द एडी, एनो डोमिनी, मतलब ईस्वी, ईसा के जन्म का वर्ष एडी कहलाया। उसके बाद एक शब्द आया सीई, कॉमन एरा, जो अब ईसा मसीह के बारे में सबने जाना, सब लोग जाने, लेकिन जब आगे हम लोग बढ़े, जब उनका दबदबा खत्म हुआ तो सभी देशों ने मिलकर जाना, बोला कि सिर्फ हम ईसा मसीह का नाम से क्यों जाने। तो सभी के लिए कॉमन एरा सीई बोलकर स्टार्ट किया गया, एडी के जगह पर सीई, कॉमन एरा स्टार्ट किया गया। इसी कॉमन एरा को बीसीई भी कहा गया, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो जैसे कुछ तिथियों के बारे में अगर हम जाने, जैसे लिखा रहता है सन, अगर कोई तिथि के बारे में आपसे पूछा जाए, जैसे सन 2000, सन 2000 ईस्वी, 2000 या 2000 बीसी, तो दोस्तों हमने सोर्स के बारे में पढ़ा, अब हम जानते हैं कि किताबों के शीर्षक में अतीत सब होता है, क्योंकि किसान, राजाओं, व्यापारियों, शिल्पकारियों सभी का जीवन एक दूसरे से अलग अलग हुआ करता था। तो अतीत एक या अनेक, एक अतीत अनेक, पास्ट के रूप में इसका प्रयोग होता था। अब आगे जानते हैं तिथियों का क्या मतलब था। पुराने समय में तिथि, जब अंकों का आविष्कार नहीं हुआ था तो तिथि की जानकारी कैसे मिलती थी।
अंक का आविष्कार नहीं हुआ तो कैलेंडर नहीं बने, कैलेंडर नहीं बने तो तिथि जो है उसको अंकित नहीं किया गया। तो जब अंकित नहीं किया गया तो इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? तो तिथियों की जानकारी जो है ये जानने के लिए हम पूर्व, बीसी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला आता है, पहला गणना होती है ईसा मसीह के जन्म की तिथि से, बिफोर क्राइस्ट। सबसे पहले आता है एक शब्द बीसी, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व माने ईसा के जन्म से पहले, उसे बीसी कहते हैं। अब ईसा का ही, ईसा मसीह के बारे में ही क्यों लिया गया? हम और किसी धार्मिक गुरु के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? तो इसका भी कारण था कि उस समय जो थे सबसे ज्यादा दबदबा यूरोप का बना हुआ था, और इस कारण से, इस यूरोपियों का दबदबा ज्यादा होने की वजह से ईसा मसीह जो ईसा का जो था नाम से बना। लेकिन आगे चलकर यही नॉर्मलाइज भी हुआ और कॉमन एरा भी आया। तो सबसे पहले बीसी के बारे में जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म को बीच का तिथि माना और उससे पहले हुई घटनाओं को कहा गया बिफोर क्राइस्ट। जब अंक बने ही नहीं, कैलेंडर तैयार ही नहीं हुआ तो जानेंगे कैसे? तो इसीलिए हम लोग उसको कह दिए बिफोर क्राइस्ट, उस समय, उसके पहले की घटना को। उसके बाद आता है एक शब्द एडी, एनो डोमिनी, मतलब ईस्वी, ईसा के जन्म का वर्ष एडी कहलाया। उसके बाद एक शब्द आया सीई, कॉमन एरा, जो अब ईसा मसीह के बारे में सबने जाना, सब लोग जाने, लेकिन जब आगे हम लोग बढ़े, जब उनका दबदबा खत्म हुआ तो सभी देशों ने मिलकर बोला कि सिर्फ हम ईसा मसीह का नाम से क्यों जाने, तो सभी के लिए कॉमन एरा सीई बोलकर स्टार्ट किया गया। एडी के जगह पर सीई, कॉमन एरा स्टार्ट किया गया। इसी कॉमन एरा को बीसीई भी कहा गया, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो जैसे कुछ तिथियों के बारे में अगर हम जाने, जैसे लिखा रहता है सन, अगर कोई तिथि के बारे में आपसे पूछा जाए, जैसे सन 2000, सन 2000 ईस्वी, 2000, तो जैसे सन 2000 ईस्वी के बारे में कहा जाए तो ईस्वी, अगर सिर्फ ये कहा जाए कि सन 2000 ईस्वी, तो ईसा के जन्म के 2000 साल बाद, और इसी में अगर 2000 ईसा पूर्व लगा दे तो ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले, ये होता ईस्वी, ईसा पूर्व का मतलब। उसी तरह बीसी, सीई, बीसीई और सीई होता है। अच्छा, ये सब हमने समझा तारीख के बारे में, और तिथियों के बारे में हमने समझा। इसके बाद हमने अभिलेख के बारे में समझा, पांडुलिपि के बारे में समझा, जो पुराने समय के माने अतीत को समझने का, अतीत को जानने का जो स्रोत था उसके बारे में हमने समझा। इसके अलावा अब हम प्रश्न उत्तर पे आते हैं। तो प्रश्न उत्तर में पूछा गया है कि पांडुलिपि और अभिलेख में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो पांडुलिपि को प्राचीन विद्वानों ने भूर्जपत्र, अब भूर्जपत्र क्या था? हिमालय की पहाड़ियों पे जो मिलता था, वृक्ष की छाल पर लिखा जाता था। इसके अलावा अभिलेख जो था वो उत्कीर्ण कराया जाता था, धातु पर, पत्थरों पर उत्कीर्ण कराया जाता था, ये सबसे बड़ा अंतर है। इसके बाद यहाँ पे सुमेल करना दिया गया है, सुमेलित करे, तो सुमेलित करे था नर्मदा घाटी का सुमेलित करे पहला बड़ा राज्य था, या शिकार तथा संग्रहण था, 2500 साल पूर्व के नगर थे, आरंभिक कृषि हुआ, या प्रथम नगर हुआ।
तो नर्मदा नदी पर शिकार और संग्रह हुआ। दूसरा क्वेश्चन है मगध। मगध जो था पहला बड़ा राज्य था। गारो की पहाड़ियों में आरंभिक कृषि स्टार्ट हुई थी। सिंधु तथा इसकी सिंधु और सहायक नदियों में प्रथम नगर बसे थे। गंगा घाटी जो था वो लगभग 2500 साल पहले का पूर्व का नगर हुआ करता था। ये हमने इसका क्वेश्चन आंसर जो था, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर थे, इसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद आओ चर्चा करें हैं, ये सब स्कूली विषय है। इतना ही आज चैप्टर 1 हमने पढ़ा, जो जाना सीखा। अब इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। अब चैप्टर 2 में हम जानेंगे और इतिहास के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।